दोस्तों, मिडिल ईस्ट से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान जिस बड़े सैन्य हमले की तैयारी की थी उसे फिलहाल रोक दिया गया। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आखिरी समय पर अपना फैसला बदलना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के अंदर कई वरिष्ठ सैन्य और सुरक्षा सलाहकार ने ट्रंप को चेतावनी दी कि अगर इस समय ईरान पर बड़ा हमला किया गया तो उसके नतीजे अमेरिका के लिए बेहद गंभीर साबित हो सकते हैं। इसी सलाह के बाद हमले की योजना फिलहाल टाल दी गई। इसी बीच अमेरिका के भीतर एक और बड़ा विवाद खड़ा हो गया। आरोप लगाए जा रहे कि ईरान के साथ संघर्ष में मारे गए या घायल हुए अमेरिकी सैनिकों की असली संख्या जनता से छिपाई जा रही है। कई लोगों का मानना है कि आधिकारिक आंकड़ों से कहीं ज्यादा अमेरिकी सैनिक इस लड़ाई में मारे गए या गंभीर रूप से घायल हुए हैं। खास तौर पर जॉर्डन में हुए हमले के बाद ये बहस और तेज हो गई। यही वजह है कि अमेरिकी जनता के बीच सरकार को लेकर सवाल उठने लगे। जब किसी युद्ध में लगातार सैनिकों की जान जाती है तो उसका सीधा असर जनता की सोच और राजनीति पर पड़ता है। ऐसे माहौल में ट्रंप प्रशासन पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका की रणनीति भी उम्मीद के मुताबिक काम करती नजर नहीं आ रही। माना जा रहा है कि लगातार दबाव और हमले के बाद ईरान झुक जाएगा और बातचीत की मेज पर अमेरिकी शर्तें मान लेगा, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक हालात इसके बिल्कुल उलट दिखाई दे रहे। ईरान हर नए दबाव का जवाब और ज्यादा सख्ती से देता नजर आ रहा है। संघर्ष के दौरान जॉर्डन, बहरीन और कुवैत जैसे इलाकों में भी हालात तनावपूर्ण हो रहे। इसी बीच ये भी दावा किया गया कि अमेरिका के कुछ अहम रक्षा संसाधनों और एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो अमेरिका के लिए लंबे समय तक सैन्य कार्रवाई जारी रखना पहले से ज्यादा मुश्किल हो सकता है। हालांकि इस संघर्ष में ईरान को भी नुकसान पहुंचा। इसके कुछ सैन्य और रिसर्च ठिकानों को नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आई, लेकिन रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इन हमलों के बावजूद ईरान में आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह ठप नहीं हुई। लोग सामान्य जीवन जीते दिखाई देते हैं और हालात उतने खराब नहीं दिख रहे जितनी उम्मीद अमेरिका ने की थी। यानी इस पूरे घटनाक्रम से फिलहाल यही तस्वीर सामने आ रही कि युद्ध का मैदान केवल हथियारों से नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव, जनमत और रणनीति से भी तय हो रहा। अमेरिका पर अंदरूनी दबाव बढ़ रहा जबकि ईरान खुद को पहले की तरह मजबूती से खड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस दावे की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ईरान की इस्लामिक रोशनी गार्ड कोर्प्स यानी IRGC के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहसिन मोहबी ने दावा किया कि हालिया संघर्ष में अमेरिका को सैन्य मोर्चे पर बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। ईरानी दावे के मुताबिक उसके हमलों में अमेरिका के कई आधुनिक सैन्य विमान निशाना बने। इनमें एक F-15 लड़ाकू विमान, P-8 समुद्री निगरानी विमान, C-17 सैन्य ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और कई एरियल रिफ्यूलिंग विमान शामिल बताए गए हैं। इसके अलावा ईरान का कहना है कि उसने कई जासूसी और लड़ाकू ड्रोन भी तबाह कर दिए, जिनमें कुछ बिल्कुल नए ड्रोन भी शामिल हैं। यहीं पर बात खत्म नहीं होती। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका के कई कमांड एंड कंट्रोल सेंट्रल सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, पैट्रियट एयर डिफेंस रडार, अर्ली वार्निंग रडार और लंबी दूरी तक निगरानी करने वाली कई रक्षा सिस्टम को भी निशाना बनाया है। अगर इन दावों में सच्चाई है तो इसका मतलब है कि अमेरिका की निगरानी और रक्षा क्षमता को गंभीर चुनौती मिली है। ईरान का कहना है कि उसकी पूरी रणनीति 3 बड़े मकसद पर आधारित है। पहला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना दबदबा बनाए रखना। दूसरा, अमेरिका और उसके सहयोगियों की निगरानी करने वाले रडार और रक्षा सिस्टम को कमजोर करना। तीसरा, अमेरिकी सैनिक और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर अमेरिका के अंदर राजनीतिक और जनमत का दबाव बढ़ाना। इसी रणनीति का सबसे बड़ा असर दुनिया के ऊर्जा बाजार पर दिखाई देने लगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। जब इस रास्ते पर तनाव बढ़ा और आवाजाही प्रभावित हुई तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत प्रभावित हुई। इससे केवल मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने लगा। रिपोर्ट के मुताबिक तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और सैन्य नुकसान की खबरों में अमेरिका के अंदर भी नई बहस छेड़ दी। लोग सवाल
पूछने लगे कि अगर इस जंग में लगातार हथियार नष्ट हो रहे, सैनिक मारे जा रहे और आर्थिक दबाव बढ़ रहा, तो आखिर इस लड़ाई से अमेरिका को हासिल क्या हो रहा। इन्हीं परिस्थितियों के बीच ये खबर सामने आई कि अमेरिका ने फिलहाल अपने बड़े हमले की योजना रोक दी। दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा कि जब अमेरिका ने अपनी कार्रवाई धीमी की तो ईरान ने भी अपने हमलों की रफ्तार कम कर दी। यानी फिलहाल दोनों पक्ष सीधे बड़े टकराव से थोड़ा पीछे हटते दिखाई दे रहे। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू और भी दिलचस्प है। इजराइल के कुछ मीडिया संस्थानों में ये चर्चा शुरू हो गई कि अमेरिका और इजराइल को अब अरब देशों के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करने होंगे। वजह यह बताई जा रही है कि हालिया संघर्ष के दौरान कई अरब देशों ने खुद को सीधे इस जंग से दूर रखा और ईरान के साथ टकराव बढ़ने से बचाने की कोशिश की। अब लड़ाई सिर्फ मिसाइलों और हथियारों की नहीं रह गई, इसके साथ साथ कूटनीति, तेल, समुद्री रास्ते और क्षेत्रीय गठबंधनों की जंग भी पूरी ताकत के साथ चल रही है। दोस्तों, अब इस संघर्ष का सबसे अहम पहलू समझिए। अमेरिका ने फिलहाल भले ही अपने बड़े हमले को रोक दिया हो, लेकिन इजराइल के अंदर इस फैसले को लेकर बेचैनी साफ दिखाई दे रही। इजरायली मीडिया में लगातार ये चर्चा हो रही कि अमेरिका को अरब देशों के साथ साथ अपने रिश्ते और मजबूत करने चाहिए। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि हालिया संघर्ष के दौरान कई अरब देशों ने सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला। कतर, ओमान, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों ने हालात को और भड़काने से बचाने की कोशिश की। इससे अमेरिका और इजराइल के सामने एक नई कूटनीतिक चुनौती खड़ी हो गई। वहीं दूसरी ओर कुछ इजरायली विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा हालात ज्यादा दिन शांत नहीं रहेंगे। उनका कहना है कि अगर बातचीत नाकाम होती है तो अमेरिका पर फिर से सैन्य कार्रवाई का दबाव बढ़ सकता है। यानी जंग फिलहाल रुकी हुई जरूर दिखाई दे रही, लेकिन उसका खतरा अभी भी पूरी तरह टला नहीं है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अगर तनाव खत्म करना है तो दोनों पक्षों को पहले हुए समझौते की तरफ लौटना होगा। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और आर्थिक प्रतिबंधों जैसे मुद्दों पर सहमति बनाना जरूरी माना जा रहा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हालात दोबारा बिगड़ सकते हैं। इसी बीच इजराइल के अंदर भी राजनीतिक दबाव बढ़ने की बात सामने आई है। वेस्ट बैंक में लगातार तनाव बना हुआ है और कई जगह हिंसा की घटनाएं हुई। ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार भी विपक्ष और जनता के सवालों का सामना कर रही। माना जा रहा है कि अगर इजराइल सीधे इस जंग में उतरता है और उसके शहरों पर फिर से मिसाइल हमले शुरू हो जाते हैं तो इसका असर देश की आंतरिक राजनीति पर भी पड़ सकता है। यही वजह बताई जा रही है कि इजराइल इस समय सीधे बड़े सैन्य टकराव से बचना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका चाहता था कि इजराइल इस संघर्ष में खुलकर साथ दे, लेकिन इजराइल ने बेहद सावधानी भरा रुख अपनाया। इसकी एक बड़ी वजह ईरान की मिसाइल क्षमता भी मानी जा रही। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान की खैबर सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल पहले के मुकाबले और ज्यादा आधुनिक और प्रभावी हो गई है। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदल सकती है। यानी ये सीधे लक्ष्य की ओर नहीं जाती बल्कि हवा में दिशा बदलते हुए आगे बढ़ती है। इसी वजह से पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना काफी मुश्किल माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मिसाइल को खास तौर पर आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए तैयार किया गया। यही कारण है कि अमेरिका और इजराइल दोनों इसकी क्षमता को गंभीरता से देख रहे। इन हालातों को देखते हुए ये भी माना जा रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू दोनों इस समय कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहते जिससे संघर्ष और ज्यादा फैल जाए। दूसरी तरफ ये भी खबरें हैं कि पर्दे के पीछे बैक चैनल बातचीत जारी है ताकि हालात को काबू में रखा जा सके। यानी मौजूदा तस्वीर ये है कि मैदान में हथियार मौजूद हैं, लेकिन दोनों पक्ष फिलहाल अपने अपने कदम को बहुत सोच समझकर उठाना चाहते हैं। आने वाले दिन में यही तय होगा कि बातचीत आगे बढ़ती है या फिर एक बार फिर मिसाइलों की आवाज पूरी दुनिया को सुनाई देती है।
दोस्तों, अब बात करते हैं उस मोर्चे की जिसने इस पूरे संघर्ष को सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहने दिया। अब ये लड़ाई समुद्री रास्तों, तेल की सप्लाई और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तक पहुंच चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल के दिनों में ये भी खबरें सामने आई कि बहरीन और कुवैत से जुड़ी सैन्य गतिविधियों को लेकर कई तरह के दावे किए गए। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि इन देशों से ईरान के ठिकानों को निशाना बनाया गया, जबकि कुवैत ने ऐसे किसी भी दावे से इनकार किया। लेकिन इसके बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया, जिससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। इसी बीच एक और बड़ा मोर्चा यमन में भी खुलता दिखाई दे रहा। रिपोर्ट के मुताबिक हूती लड़ाके लगातार बाब अल मंदेब में जहाजों को निशाना बना रहे। माना जा रहा है कि इसका मकसद सिर्फ सैन्य दबाव बनाना नहीं, बल्कि दुनिया की तेल सप्लाई को प्रभावित करना है। अब जरा समझिए कि इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। सऊदी अरब अपना बड़ा हिस्सा तेल यांबू बंदरगाह से दुनिया के अलग अलग देशों तक भेजता है। पहले ये तेल बाब अल मंदेब के रास्ते आसानी से एशिया और दूसरे बाजारों तक पहुंच जाता था। ये रास्ता छोटा, सस्ता है और समय भी कम लगता है। लेकिन अब जब बाब अल मंदेब में खतरा बढ़ गया है और जहाजों पर हमले की खबरें आने लगी, तो कई शिपिंग कंपनियों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। अब जहाजों को लंबा समुद्री रास्ता अपनाना पड़ रहा। इस नए रास्ते में जहाज पहले सुएज नहर की ओर जाते हैं, वहां से गुजरने के लिए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है और फिर पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर एशिया की तरफ बढ़ना पड़ता है। इससे सफर कई गुना लंबा हो जाता है। इसका सीधा असर दो चीजों पर पड़ता है। पहला, तेल की ढुलाई का खर्च काफी बढ़ जाता है। दूसरा, तेल अपने मंजिल तक पहुंचने में ज्यादा समय लेता है, जिससे वैश्विक बाजार में सप्लाई प्रभावित होने लगती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हाल के हमलों के कारण सऊदी अरब के कुछ तेल ठिकानों और ऊर्जा ढांचे पर भी दबाव बढ़ा है। अगर ऐसे हमले जारी रहते हैं तो दुनिया को सबसे बड़े तेल निर्यातकों में शामिल सऊदी अरब के लिए भी समान तरीके से तेल सप्लाई करना अब बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल 3 बड़े रास्ते सामने दिखाई दे रहे। पहली संभावना यह है कि अमेरिका कुछ समय तक अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत करे और फिर एक बार दोबारा बड़े हमले की कोशिश करे। अगर ऐसा होता है तो ईरान भी पहले की तरह जवाबी कार्रवाई कर सकता है। ऐसी स्थिति में संघर्ष और ज्यादा फैल सकता है, जिसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दूसरे देशों तक भी पहुंचेगा। दूसरी संभावना यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कोई नया समझौता हो जाए। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान और ओमान के बीच बातचीत जारी है। अगर दोनों पक्ष किसी ऐसे रास्ते पर सहमत हो जाते हैं जिससे जहाजों की आवाजाही दोबारा सामान्य हो जाए और पुराने समझौतों पर अमल शुरू हो जाए, तो हालात में राहत आ सकती है। इससे तेल की सप्लाई भी सामान्य होने लगेगी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी स्थिरता लौट सकती है। तीसरी संभावना ये बताई गई कि अगर मौजूदा हालात का फायदा उठाकर इजराइल कोई बड़ा सैन्य कदम उठाता है तो पूरा संघर्ष फिर से भड़क सकता है। ऐसी स्थिति में जंग का दायरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है और कई नए देश भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। रिपोर्ट में एक और अहम दावा किया गया। कहा गया कि कैस्पियन सागर में एक जहाज को निशाना बनाए जाने को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया। यूक्रेन का कहना है कि उसने रूसी जहाज को निशाना बनाया, जबकि ईरान का दावा है कि हमला उसके जहाज पर हुआ। अगर इस मुद्दे पर तनाव बढ़ा तो संघर्ष का दायरा और भी बड़ा हो सकता है और नए मोर्चे खुल सकते हैं। यानी तस्वीर साफ है, हालात अभी पूरी तरह सामान्य नहीं है। एक तरफ बैक चैनल बातचीत की खबरें हैं तो दूसरी तरफ सैन्य तैयारियां भी जारी हैं। ऐसे में आने वाले कुछ दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं। दोस्तों, अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या बातचीत से रास्ता निकलेगा या फिर मिसाइलों और हथियार एक बार फिर इस संघर्ष को नई आग दे देंगे। अगर कूटनीति सफल होगी तो ये पूरी दुनिया के लिए राहत की खबर होगी, लेकिन अगर बातचीत नाकाम रही तो मिडिल ईस्ट में उठी ये चिंगारी एक बड़े क्षेत्रीय या वैश्विक संकट का रूप भी ले सकती है। फिलहाल यही इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा निष्कर्ष है कि जंग भले ही कुछ समय के लिए धीमी दिखाई दे रही, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। आने वाले दिन ही तय करेंगे कि दुनिया शांति की ओर बढ़ेगी या फिर एक नए और बड़े टकराव की तरफ। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो तक। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।